विजातीय द्रव्य रोगों का मूल कारण। फॉरेन मैटर द रूट कॉज ऑफ डिसीजेज। मन अक्सर कहता है कि अपने सद्गुरु और ईश्वर से कुछ और मांग लूं, मगर आत्मा रोक देती है, यह कहकर कि उन्होंने जितना दिया क्या हम उसके काबिल भी थे। मित्रों प्रणाम। जैसा कि सर्वविदित है, रोगों का मूल कारण शरीर के अंदर विजातीय द्रव्यों का जमा होना है। इसी संदर्भ में मनन मंथन हेतु मैं योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव 10 अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपके मध्य उपस्थित हूँ। पॉइंट नंबर 1, जब कोई ठोस, तरल अथवा गैसीय वस्तु शरीर के अंदर एकाकार न होकर शरीर के किसी भी भाग में अपनी अलग पहचान बनाते हुए ज़्यादा समय तक रुकी रहती है, तो इसे ही फॉरेन मैटर अथवा विजातीय द्रव्य कहा जाता है। चाहे फिर वे मनुष्य द्वारा मन मस्तिष्क में रोक कर रखे हुए अच्छे अथवा बुरे विचार ही क्यों न हों, ये सभी विजातीय द्रव्य की भूमिका ही अदा करते हैं और शरीर में रुके पड़े ये विजातीय द्रव्य ही मनुष्य के शरीर में हर प्रकार की व्याधियों के मूल कारण सिद्ध होते हैं। पॉइंट नंबर 2, मित्रों, मानव शरीर में मुंह, नासिका, कान, नेत्र, त्वचा तथा मन ऐसे 6 मार्ग हैं जिनके माध्यम से शरीर के अंदर बाह्य जगत की प्रविष्टियां सतत होती रहती हैं। शरीर के अंदर पहुंचने के बाद इन प्रविष्टियों के लिए 3 ही विकल्प होते हैं। या तो वे शरीर में आत्मसात हो जाएं, अर्थात उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, या शरीर में किसी न किसी रूप में रुकी पड़ी रहें, या फिर शरीर से बाहर निकाल फेंकी जाएं। ये तीनों बिंदु ही वे नींव का पत्थर होते हैं जिनसे या तो शरीर की स्वस्थ एवं मजबूत इमारत का या फिर जर्जर, जीर्ण शीर्ण खंडहर का निर्माण परत दर परत होता चला जाता है। पॉइंट नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल, जब कोई मनुष्य रोटी, दाल, चावल, फल, सब्जी, सलाद एवं स्वच्छ प्राणवायु का सेवन करता है, तो ये भोज्य पदार्थ विघटित होकर शरीर के निर्माण एवं रखरखाव हेतु ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लाइपोप्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल आदि के रूप में शरीर द्वारा अवशोषित एवं आत्मसात कर लिए जाते हैं। वह शेष बचे हुए ठोस, तरल अथवा गैसीय अपशिष्ट मलमूत्र एवं प्रश्वास के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क के अंदर पहुंचने वाले अच्छे अथवा बुरे विचार भी या तो मनुष्य द्वारा पाल पोसकर संग्रहित करके रख लिए जाते हैं अथवा बिना किसी द्वेष एवं आसक्ति के ये मन मस्तिष्क से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, इस प्रकार शरीर के अंदर पहुंचने वाली ये प्रविष्टियां जब तक शरीर के अंदर अलग अस्तित्व के रूप में विद्यमान रहती हैं, तब तक शरीर इन्हें फॉरेन मैटर्स की भांति ही ट्रीट करता है। इस प्रकार शरीर के अंदर किसी भी चीज का अलग अस्तित्व के रूप में अधिक समय तक रुके रहना मानव जीवन के लिए रोग, क्लेश एवं व्याधियों का कारण बन जाता है। और अगर ये बाह्य प्रविष्टियां शरीर में पूरी तरह आत्मसात हो जाती हैं, तो शरीर से एकाकार होते ही ये शरीर का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। इसके बाद शरीर में अलग से इनका कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है। पॉइंट नंबर 5, शरीर के अंदर बाह्य वस्तुओं की प्रविष्टि से लेकर डिस्पोजल तक संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान स्थान स्थान पर इनके रुकने की समय सीमा निश्चित होती है। जैसे आमाशय में पहुंचने वाला पानी 10 मिनट के अंदर आमाशय से हट जाना चाहिए, जबकि अन्य तरल पेय 1 घंटे के अंदर तथा गरिष्ठ आहार 6 घंटे के अंदर अंदर आमाशय से पास आउट हो जाना चाहिए। इसी प्रकार शरीर में प्रवेश करने के बाद इन प्रविष्टियों से बनने वाले सभी प्रकार के अपशिष्ट मल मूत्र आदि के रूप में 18 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। इन तमाम प्रविष्टियों को शरीर में किसी भी स्थान पर नियत अवधि से अधिक रुकना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 6, लेकिन शरीर के अंदर पहुंची प्रविष्टियां शरीर में किसी भी स्थान पर अगर नियत समय से ज़्यादा देर तक रुक या ठहर रही हैं, तो इसका मतलब मनुष्य की सच्ची भूख खत्म हो रही है। मित्रों, इस स्थिति में शरीर के लिए खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु विश्राम की आवश्यकता होती है। बिना भूख के कभी भी कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वह अमृत ही क्यों ना हो। मनुष्य ठोस अथवा तरल जो भी भोजन ग्रहण करता है,
पेट में पहुंचने के 6 घंटे के अंदर अंदर भोजन का एक कण भी आमाशय में शेष नहीं बचना चाहिए, अर्थात भोजन करने के बाद 3 से 6 घंटे के अंदर स्टोमक को पूरी तरह भोजन से मुक्त हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि डिनर के 10 से 12 घंटे बाद और कभी कभी तो 16 से 18 घंटे बाद भी लोगों द्वारा जब खाली पेट वमन क्रिया की जाती है, तब इतनी लंबी अवधि के बाद भी लोगों की वॉमिटिंग में भोजन के अंश एवं खट्टा खट्टा पानी बाहर निकलता है। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में जिस आमाशय में 6 घंटे के बाद भोजन का एक कण भी शेष नहीं बचना चाहिए था, उसमें 10 से भी अधिक घंटे तक ये भोजन पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। तभी तो वमन क्रिया के दौरान खट्टा पानी एवं भोजन के अवशेष वॉमिटिंग में बाहर निकलते हैं। मित्रों, यह स्थिति तभी आती है जब मनुष्य द्वारा या तो बिना प्रबल भूख के जागृत हुए भोजन किया जाता है या फिर आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन का सेवन किया जाता है। कारण जो भी हो, कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मनुष्य के लिए यह बड़ा ही अलार्मिंग सिग्नल है। पॉइंट नंबर 8, वर्तमान समय में देश दुनिया के अंदर 90 से 99% लोग ऐसे हैं जिनकी आंतें बरसों पुराने जीर्ण मल से बुरी तरह ठसी पड़ी हुई हैं। पुराना मल आंतों में चिपका पड़ा रहता है तथा ताज़ा मल डिस्चार्ज होता रहता है और लोग कहते हैं हमारा पेट तो बिल्कुल साफ है, हमें मोशन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें एनीमा की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मित्रों, ऐसी स्थिति में बिना कोई गलत फहमी पाले मनुष्य को खान पान में सुधार करने के साथ साथ एनीमा भी लेना ही होगा और तब तक लेना होगा जब तक कि जमा जीर्णमल आंतों से पूरी तरह निकल नहीं जाता। पॉइंट नंबर 9, अंत में सार संक्षेप स्वरूप इन 4 बातों को एक बार और रिवाइज कर लिया जाए। पहली बात यह है कि मनुष्य के लिए जो वनस्पति जन्य प्राकृतिक आहार हैं, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं प्राकृतिक आहारों का उनके मूल स्वरूप में सेवन करे, अन्य कचड़ा कूड़ा नहीं। दूसरा, भोजन के लिए तय स्लॉट यानी सुबह 11-12 बजे से रात 7-8 बजे के बीच में ही खान पान किया जाए, 24 घंटे नहीं। तीसरा, जब जमकर भूख लगे तब ही भोजन ग्रहण किया जाए, अन्यथा नहीं। और चौथा, उतनी मात्रा का ही सेवन किया जाए जिससे हल्की भूख सदैव बनी रहे। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 10, बस इन 4 बातों का ध्यान रख लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित अन्य सभी मापदंड ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए स्क्रीन पर नजर आ रहे लिंक्स को क्लिक कर उनका भी अवलोकन करें। साथ ही मित्रों, हमारे सेल्फ क्योर नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करें। यथा समय हमारे अन्य वीडियोज भी देखने का प्रयास करें व अपने वैल्यूएबल कमेंट्स द्वारा देश दुनिया को अपनी राय से अवगत भी कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।